एक दिन मैं मामूल से पहले वापस आ गया। दरवाजा खोलते ही जो मंजर मेरी आंखों के सामने आया, इसने मेरे कदमों तले से जमीन खींच ली। अब्बा गुस्से में बेकाबू होकर अक्सा पर हाथ उठा रहे थे। मुझे देखते ही वो घबराकर फौरन मेरे पीछे आ खड़ी हुई और घबराई हुई आवाज में बोली, कसूर मेरा था, मैंने दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया, इसीलिए एक फकीर अंदर आ गई। इसकी आवाज कांप रही थी और आंखों में ऐसा खौफ था जो लफ्जों से कहीं ज्यादा बोल रहा था। मेरा दिल बुरी तरह दहल गया, मगर इस लम्हे में इस खौफ की असल वजह को समझ न सका। कुछ दिन बाद वो घर में चलते हुए अचानक लड़खड़ाकर गिर गई। मैं घबराकर इसके पास पहुंचा तो इसकी टांग पर पड़े नील और जख्म देखकर सांस रुक सी गई। इसने जल्दी से आंसू पोंछते हुए कहा कि सीढ़ियों से फिसल गई थी, बस मामूली सी चोट है। मगर इसके लहजे की लर्जिश ने मेरे दिल में छुपा हुआ खदशा और गहरा कर दिया। वो आवाज किसी सादा हादसे की नहीं थी, बल्कि किसी छुपाए गए दुख की गवाही दे रही थी। अगली सुबह मैंने दफ्तर जाने का ढोंग रचाया और छत पर जाकर छुप गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार हो। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि नीचे से ऐसी चीख सुनाई दी जिसने मेरे बदन में सनसनी दौड़ा दी। मैं लपक कर नीचे पहुंचा तो देखा अब्बा अक्सा पर फिर हाथ उठा रहे थे। वो दर्द से सिमटी हुई थी। इसके आंसू इसके गालों पर बह रहे थे और हिचकियों में इसकी सांसें अटक रही थी। मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया, अब्बा जान, आखिर इसने ऐसी कौन सी खता की है कि आप इसे इस तरह मार रहे हैं? वो आपकी बहू है, क्या बेटियों जैसी बहुओं पर हाथ उठाया जाता है? गुस्सा मेरे वजूद में लरजने लगा था। मैं एक लम्हा जाया किए बगैर आगे बढ़ा और अब्बा और अक्सा के बीच जा खड़ा हुआ। इसका बाजू थामकर मैंने इसे अपने पीछे कर लिया। वो बुरी तरह कांप रही थी, इसकी सांसें बेतरतीब थी और आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर भी वो टूटी फूटी आवाज में बोली, नहीं नहीं, अब्बा जान ने मुझे ज्यादा नहीं मारा, कसूर मेरा ही था। दरवाजा खुला रह गया था। एक फकीर अंदर आ गई थी। आप जानते हैं आजकल हालात कैसे हैं, लोग भेस बदलकर घरों में घुस आते हैं। वो रुकते रुकते बोलती रही, मेरे जेवर भी बाहर ही रखे थे, शायद इसी डर से अब्बा गुस्से में आ गए, मुझसे ही लापरवाही हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं पूरी एहतियात रखूंगी। ये कहते हुए इसने नजरें झुका ली, जैसे खुद ही खुद को कसूरवार ठहरा रही हो। धीमी सी माजरत के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, मगर इसके जाते ही मेरे अंदर कुछ टूटकर बिखर गया। दिल मानने को तैयार नहीं था कि बात सिर्फ ये खुले दरवाजे तक महदूद है। आखिर कौन सा बाप के दर्जे पर खड़ा शख्स इतनी मामूली बात पर अपनी बहू पर हाथ उठाता है? मगर अक्सा ने सब कुछ दबाने की कोशिश की थी। वो चाहती थी कि मामला वही ख़त्म हो जाए और शायद इसीलिए मैं भी इस लम्हे मज़ीद बोल ना सका। वो दिन मेरी आंखें खोलने के लिए काफ़ी था। वक्त गुजरता गया और मैं अक्सा के सब्र, इसकी खामोश बर्दाश्त को पहले से ज्यादा समझने लगा। एक और दिन भी यूं ही काम से थका हारा लौटा। जैसे ही दहलीज पार की, सामने का मंजर देखकर मेरे कदम रुक गए। अब्बा जान गुस्से में चीख रहे थे, अक्सा पर मुसलसल हाथ उठा रहे थे और वो दर्द से दोहरी हो रही थी। इसके बाजू से बहता हुआ खून साफ बता रहा था कि ये सब किसी मामूली गलती का नतीजा नहीं था। इसके बाजू पर जरब इतनी शदीद थी कि जल फट चुकी थी और सूजन साफ नुमाया थी। इस हालत में भी इसके मुंह से चीख तक ना निकली, ना कोई शिकवा, ना कोई सख्त लफ्ज। वो बस खामोशी से आंसू बहाते हुए सब सहती रही। मुझे असल सदमा तब हुआ जब मालूम हुआ कि इस बेरहमी की वजह कोई बड़ी बात नहीं थी, बल्कि एक ऐसी मामूली सी बात थी जिस पर गुस्से की जरा भी गुंजाइश नहीं बनती थी। मेरे अंदर गुस्सा दहक रहा था, मगर मैंने खुद को संभाला और बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ चला गया। अक्सा मेरे लिए सिर्फ एक रिश्ता नहीं थी, वो मेरी जिंदगी का सुकून थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती नाजों में पली हुई बेटी थी, जिसने कभी अपने घर में ऊंची आवाज तक नहीं सुनी थी। इसे इस हाल में देखकर मेरा दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो रहा था। इसी लम्हे मैंने दिल ही दिल में तय कर लिया कि अब ये सब मजीद बर्दाश्त नहीं होगा। मैं अम्मा जान से खुलकर बात करूंगा। अगर अक्सा से कोई लग्जिश भी हो भी जाए तो किसी को यह हक नहीं पहुंचता
कि इस पर हाथ उठाए। ये सिलसिला अगर ना रुका तो शायद मैं खुद को काबू में ना रख सकूं। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वह आईने के सामने बैठी निहायत एहतियात से अपने जख्म साफ कर रही थी। मुझे देखते ही इसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, मगर अगले ही लम्हे दर्द की एक लहर इसके चेहरे पर फैल गई। मैं फौरन इसके पास बैठ गया, रोई पर दवा लगाई और नरमी से इसके जख्मी बाजू पर रखते हुए आहिस्ता से कहा, अक्सा, तुमने ऐसा क्यों होने दिया? तुमने मुझे अब्बा जान से बात तक नहीं करने दी। मैं इनसे सवाल करना चाहता था, इनका जवाब सुनना चाहता था, मगर तुमने फौरन बात बदल दी। ये दुरुस्त नहीं था। मेरे लहजे में अब भी गुस्से की तपिश बाकी थी। वो धीमी आवाज में बोली, नहीं, कसूर मेरा ही था। बार बार याद दिलाने के बावजूद मैं दरवाजा बंद करना भूल गई। वो औरत बिलावजह अंदर आ गई। अब्बा जान बुढ़ापे में ऐसी छोटी बातों को भी बहुत बड़ा बना लेते हैं, इसीलिए इन्हें गुस्सा आ गया। ये कहकर इसने नजरें झुका ली और बात वही खत्म कर दी। इसके जब्त और शाइस्तगी पर मेरे लबों पर बेइख्तियार एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, मगर दिल के किसी कोने में एक चुपता हुआ दर्द भी था। वो सब कुछ सहकर भी अपने ससुराल की इज्जत बचाने की कोशिश कर रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। जब मैं अम्मा जान के कमरे में गया, मैंने संजीदा लहजे में कहा, अम्मा, आप अब्बा जान को साफ तौर पर समझा दें कि अक्सा पर हाथ उठाने की कोई गुंजाइश नहीं, चाहे इससे कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना हो जाए। इसका हिसाब लेने वाला सिर्फ मैं हूँ। वो आइंदा ना इस पर आवाज बुलंद करे, न सख्ती करे। अम्मा ने फौरन इस बात में सर हिलाया और नरमी से बोली, ठीक है बेटा, तुम फिक्र ना करो, मैं खुद अब्बा को समझा दूंगी कि अक्सा के साथ सख्ती ना करें। मैंने खुद ने इत्मीनान से कहा, यही सबके लिए बेहतर है। यह कहकर मैं कमरे से बाहर आ गया। कुछ दिन वाकई सुकून से गुजरे। अब्बा जान का रवैया भी चंद रोज तक ठीक रहा और मैं खुद को मुतमईन समझने लगा था। इन दिनों अम्मा जान अपनी बीमार बहन की देखभाल के लिए गांव गई हुई थी। घर में बस हम दोनों रह गए थे। मैं रोज हस्बे मामूल वक्त पर दफ्तर निकल जाता और शाम को थकन समेटते वापस आता। इस अरसे में घर का माहौल गैर मामूली तौर पर पुरसुकून महसूस हो रहा था। एक सुबह मैं किचन में नाश्ते की प्लेट सामने रखे इत्मीनान से खा रहा था, जबकि अक्सा चूल्हे के पास खड़ी बाकी काम समेट रही थी। यूं ही नजर इसकी तरफ गई तो मुझे लगा जैसे इसके कदम जरा ठीक से नहीं पड़ रहे। मैं उठने ही वाला था कि अचानक इसका तवाज़ुन बिगड़ा और वो जमीन पर गिर पड़ी। इसके गिरने की आवाज ने मेरे दिल को हिला कर रख दिया। जब इसकी चादर सरकी तो इसकी टांग नजर आई और जो मंजर सामने आया, इसने मेरे वजूद को साकित कर दिया। इसकी टांग पर एक गहरा वसी जख्म था। कुछ निशान पुराने थे और कुछ से ताज़ा खून रस रहा था, जैसे चोट अभी भी लगी हो। मैं घबराहट में फौरन इसकी तरफ लपका, इसके कंधे थाम कर इसे संभाला और बेखरारी से पूछने लगा, अक्सा, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारी टांग पर ये इतना बड़ा जख्म कब लगा और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरी आवाज में असरब भी था, खौफ भी और गुस्से की लर्जिश भी। वो आंसू पहुंचती हुई हिचकियों के दरमियान बोली, मैं सीढ़ियों से फिसल गई थी, बस मेरी ही लापरवाही थी, ध्यान नहीं रहा। ये कहते ही इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए लब भींचकर आवाज दबाने की कोशिश कर रही थी, मगर इस बार जब्त इसका साथ न दे सका। बरसों से दबा हुआ दुख जैसे एक ही लम्हे में टूटकर बाहर आ गया और वो बेइख्तियार ज़ारो खता रोने लगी। इसके रोने की शिद्दत ने मेरे दिल में बैठे शक को पुख्ता कर दिया। अब ये मानना मुश्किल हो गया था कि ये जख्म किसी मामूली हादसे का नतीजा हो सकता है। मैं इसे इस तरह बिखरता देखकर गहरी हैरत में डूब गया। अक्सा कभी ऐसी न थी कि मामूली तकलीफ पर इस कदर टूट जाए। आम दिनों में तो वो हल्की सी चोट को भी हंसी में उड़ा देती थी, और आज इसका यूं बेख्तियार हो जाना कई सवाल छोड़ रहा था। जब इसे चोट लगी थी तब इसने खामोशी इख्तियार की, एक लफ्ज़ भी जबान पर न लाई, और अब जब जख्म मेरी नज़रों के सामने आ गया तो जैसे इसका जब्त यकायक टूट गया हो। इसके बहते आंसू किसी और ही करब की खबर दे रहे थे, ऐसा दुख जो सिर्फ जिस्म तक महदूद नहीं होता। मैं आगे बढ़ा और इसे अपने हिसार में ले लिया। धीमी आवाज में तसल्ली देते हुए कहा, बस अक्सा, परेशान मत हो, मैं यही हूँ, दवाई लगा देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मैं इसे सहारा देकर आहिस्तगी से कमरे में लाया और बिस्तर पर बिठा दिया। फिर बड़ी एहतियात से इसके जख्म पर मरहम रखते हुए बोला, ये कैसी लापरवाही है?
इतनी गहरी चोट लगा बैठी हो, सोचो अगर तुम ऊपर की सीढ़ियों से गिर जाती तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। आइंदा अपना ज्यादा ख्याल रखना, मैं दोबारा तुम्हें इस हाल में नहीं देखना चाहता। वो खामोश बैठी रही, बस हल्के से सर हिलाकर मेरी बात मान लेने का इशारा कर दिया, मगर इसकी आवाज में बसी घबराहट, खौफ और किसी अनकही हकीकत की परछाई मैंने साफ देख ली थी। पलकों की कपकपाहट और सांसों की बेरदबी दिल में एक अजीब सी बेचैनी छोड़ रही थी, जो मुसलसल मुझे कुछ और सोचने पर मजबूर कर रही थी। मेरा ज़हन बेख्तियार पीछे लौट गया, इसी दिन की तरफ जब मैंने अपनी आंखों से अब्बा जान को इस पर हाथ उठाते देखा था। तब भी इसने सच को ढांप लिया था और आज भी वही रोष था। घर के अंदर इसके कदम कुछ ना कुछ गलत जरूर हो रहा था, मगर वह हर बात जबान पर लाने से बचती रही। आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में एक बात बैठने लगी। अक्सा के जख्मों की कहानी वो नहीं थी जो वो सुना रही थी, और सबसे तलख हकीकत ये थी कि अक्सा कभी खुद आगे बढ़कर सच कहने वाली नहीं थी। असल हकीकत तक पहुंचने के लिए मुझे खुद ही रास्ता बनाना पड़ेगा। अगर वो बताना चाहती तो पहले ही दिन सब कुछ कह देती। इसकी खामोशी, इसकी आंखों में बसी वहशत और हर बात को छुपा लेने की आदत साफ जाहिर कर रही थी कि मामला मामूली नहीं। मैं समझने लगा था कि सच इसकी जबान से नहीं निकलेगा। अब्बा जान का इसके साथ सख्त लहजा, अक्सा का इन्हें देखते ही सहम जाना और अम्मा जान का बेवक्त नजरें चुरा लेना, ये सब मंजर मेरे जहन में बार बार गर्दिश कर रहे थे और सबका रुख एक ही सिमत में जा रहा था। मेरे दिल में यह ख्याल जड़ पकड़ चुका था कि अक्सा के जख्मों के पीछे भी शायद वही हाथ था जिसने पहले दिन इस पर बेरहमी की थी, यानी बात वही आकर ख़त्म नहीं हुई थी, जुल्म का सिलसिला अब तक जारी था। ये सोच मेरे अंदर आग की तरह फैलने लगी, मगर इस बार मैंने अक्सा के सामने खामोशी इख्तियार की। मैं जानता था कि अगर मैंने कुछ कहा तो इसका खौफ और बढ़ जाएगा। अब मुझे इस मसले को अपने तरीके से, अपनी समझ से हल करना था, खामोशी के साथ, हकीकत को अपनी आंखों से पकड़ने के इरादे में। अगली सुबह मैं मामूल से पहले उठा, तैयार हुआ और नाश्ते की मेज पर आ बैठा। अक्सा सामने आकर चाय रख रही थी तो मैंने बिल्कुल आम अंदाज में कहा कि मैं काम के लिए निकल रहा हूँ। इस वक्त अब्बा जान अभी गहरी नींद में थे। वो हमेशा देर से उठे थे और इनकी सुबह का आगाज अक्सा के हाथ के बने ताज़ा नाश्ते से ही होता था। बासी खाना इन्हें किसी सूरत गवारा न था, इसलिए इनके लिए हर बार नया पकवान तैयार किया जाता। पहले ये जिम्मेदारी अम्मा निभाती थी, मगर शादी के बाद ये बोझ अक्सा के कंधों पर आ गया था। घर के बाकी अफराद जब चाहे जो चाहे खा लेते, मगर अब्बा जान के लिए हर खाना अलग और बिल्कुल ताज़ा होना ज़रूरी समझा जाता था। मैंने भी खुद को ऐसे जाहिर किया जैसे रोज़ की तरह आज भी दफ्तर जा रहा हूँ और घर से बाहर निकल आया, मगर बाहर जाकर मैंने रुख बदला और सीधा सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर पहुँच गया। छत के एक कोने में एक पुराना सा स्टोर रूम था। मैं दबे कदमों इसके अंदर गया और वहां बनी खिड़की के पास जाकर रुक गया। इस खिड़की से पूरा आंगन साफ नजर आता था। वही जगह अक्सा अब्बा जान के साथ अकेले रह जाती थी। आज मैंने दिल में तय कर लिया था कि अब कोई बात नजर से ओझल नहीं रहेगी। मैं खिड़की के पास दबककर बैठ गया और दिल में बेचैनी समेटे किसी गैर मामूली हरकत का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद अब्बा जान भारी कदमों से उठे और सीधे गुस्ल खाने की तरफ बढ़ गए। दूसरी जानिब अक्सा ने इन्हें देखते ही घबराकर झाड़ू वही छोड़ दी। वो तेजी से किचन की तरफ लपकी ताकि इनके लिए नाश्ता तैयार कर सके। यह मंजर देखकर मेरा दिल एक बार फिर बोझल हो गया। मेरे खदशात बेवजह नहीं थे। अक्सा का इनके सामने इस तरह घबरा जाना किसी मामूली खौफ का नतीजा नहीं लगता। जरूर कोई ऐसा वाक़या पेश आ चुका था जिसने इसके अंदर की हिम्मत को तोड़ दिया था। अब्बा जान सेहत में आकर चारपाई बिछाकर बैठ गए। कुछ देर बाद अक्सा ट्रे उठाए आहिस्तगी से इनके करीब आई, नाश्ता सामने रखा और बिना कुछ कहे वापस पलटने ही वाली थी कि अचानक अब्बा जान ने सालन की प्याली झटके से उठाकर पूरी शिद्दत से आगे उछाल दी। प्याली जमीन से टकराई और उबलता सालन अक्सा के बाजू और कपड़ों पर बिखर गया। इसके लबों से एक दबी हुई कराह निकल गई। ऊपर खिड़की के पास मेरी मुट्ठियां बेइख्तियार भींच गई, मगर मैंने खुद को नीचे उतरने से रोके रखा। मुझे सब कुछ अपनी आंखों से देखना था, ये जानना था कि ज्यादती की हद कहाँ तक पहुंच चुकी है। अचानक अब्बा जान उठे
और एक तरफ रखे मोटे डंडे को छिपट कर हाथ में ले लिया। अगले लम्हे उन्होंने पूरी कुव्वत से लगातार 3-4 ज़रबें अक्सा की कमर और टांगों पर जमा दी। अक्सा दर्द से सिमट गई, मगर इसकी जबान से एक लफ्ज भी ना निकला। इसने बस हाथ मुंह पर रखकर अपनी ससकियों को दबा लिया, जैसे जरा सी आवाज मजीद मारकर सबब बन जाएगी। यह सब देखना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। मेरे सीने में आग भड़क रही थी और मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी पर होने वाला ये जुल्म मुझे अंदर से जला रहा था और मैं खामोश रहता यह मुमकिन ही नहीं था। सब्र का पैमाना एक लम्हे में फट गया। मैं फौरन खड़ा हुआ और भागते हुए कमरे से नीचे की तरफ दौड़ा। जैसे ही नीचे पहुंचा, मैंने अब्बा जान को जबरदस्ती एक तरफ ढकेल दिया। इनके हाथ से डंडा छीनकर दूर फेंक दिया। अक्सा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। इसके माथे से खून बह रहा था और टांग का पुराना जख्म फिर से खिल गया था। इसका कांपता हुआ जिस्म और इसकी बेबसी मुझे अंदर तक झंझोड़ गई। इसी लम्हे मैंने दिल में ठान लिया कि अब ये जुल्म खत्म होना चाहिए, किसी भी कीमत पर। मैं फौरन इसके पास गया, इसे अपने बाजुओं में उठाया और कमरे में ले आया। बिस्तर पर बिठाते ही जल्दी से पानी का गिलास इसके होठों के पास रखा ताकि वो थोड़ा संभल सके। दिल तो मेरा भी धड़क रहा था, लेकिन बाहर से मजबूत दिखाना जरूरी था। कमरे से बाहर निकलकर देखा तो अब्बा जान कहीं नजर नहीं आए, शायद जानबूझकर दूर रहे। मैंने फौरी फैसला किया कि अब सबसे जरूरी काम अक्सा की हालत संभालना है। इसे सहारा देकर गाड़ी में बिठाया और सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर ने जैसे ही हमें देखा, सख्ती नजरें डाली और फौरन मुझे इल्जाम देते हुए सवालत करने लगे, जैसे ये सब मैंने खुद किया हो। इस इल्जाम की शिद्दत मेरे दिल पर तीर की मानिंद लगी, मगर मैं जानता था कि सबसे पहले अक्सा का इलाज कराना जरूरी है। बड़ी मेहनत से डॉक्टर को सूरत हाल समझाई और इलाज करवाने के बाद इसे घर ले आया। घर पहुंचते ही मैंने इसे बड़ी नरमी से मगर मजबूती के साथ बिस्तर पर बिठा दिया और खुद इसके सामने बैठ गया। इसकी आंखों में खौफ और दर्द की मिली जुली झलक देखकर दिल कांप रहा था, मगर मैं जानता था कि इस वक्त सख्त लहजा जरूरी है, वरना वो हकीकत फिर छुपा लेगी। मैंने गहरी सांस ली और बोला, अक्सा, साफ साफ बताओ अब्बा जान तुम्हें क्यों मारते हैं? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? और अम्मा जान को सब पता है? अक्सा ने आहिस्ता से सर हिलाया और कहा, जी अम्मा जान को सब मालूम है कि अब्बा मुझे मारते हैं। ये कहते ही इसके आंखों से आंसू फूट पड़े। वो बच्चे की तरह ढलक रही थी। मैंने अपना लहजा थोड़ा नरम किया, मगर खुद को टूटने ना दिया। अगर मैं पूरी तरह पिघल जाता तो वह हकीकत दोबारा छुपा लेती। मैंने इसके आंसू साफ किए और दोबारा पूछा, अक्सा सच बताओ आखिर क्यों? वो तुम पर हाथ क्यों उठाते हैं? अक्सा ने लरजती हुई आवाज में कहा, मुझे नहीं मालूम, बस जब भी छोटी सी भी गलती हो जाती है वो मुझे बुरी तरह मार देते हैं। कहते हैं कि अगर मैंने आपको या किसी और को कुछ बताया तो वो अम्मा को तलाक दे देंगे और आपको अपनी जायदाद से भी निकाल देंगे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आप मुश्किल में पड़े। गलतियां ज्यादातर मुझसे होती हैं, इसीलिए मैं सब्र कर लेती हूँ। ये कहते हुए इसकी आवाज टूट गई, जैसे बरसों का भारी बोझ एक लम्हे में बाहर निकल गया हो। मैं इसे देखकर संग का दिल नहीं रह सका, मगर अंदर की आग और बढ़ गई। ये कैसा गुस्सा जो शायद ख्वाबों से बाहर था। अक्सा की बात ने मेरे दिल में आग की लपेटें भर दी। मैंने तेज नजरों से इसकी तरफ देखा और भारी लहजे में कहा, अक्सा, क्या तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा नहीं था? क्या तुम्हें यकीन नहीं था कि अगर तुम मुझे अपने घर वालों के बारे में बताओगी तो मैं तुम्हें कसूरवार नहीं ठहराऊंगा? क्या तुम समझती हो कि मैं इन बातों पर आंखें बंद कर दूंगा? वो घबराकर सर झुका गई। मैंने सख्त लहजे में कहा, जहां तक जायदाद और तलाक की धमकी का ताल्लुक है अक्सा, अब्बा जान मैं इतनी हिम्मत नहीं रखते कि मुझे जायदाद से निकाले या अम्मा को तलाक दे। तुमने यह खौफ क्यों दिल में बिठा रखा था? अक्सा ने आहिस्ता से कहा, जब उन्होंने धमकाया तो मुझे लगा शायद वो वाकई ऐसा कर देंगे। आपके अब्बा वो सब कर सकते हैं। मुझे डर लगता था। इसकी मासूमियत भरी निगाह ने मेरा सारा गुस्सा पल भर में पानी की तरह बहा दिया। वो चेहरा जो कुछ लम्हे पहले तक दर्द और खौफ से भरा था, अब मुकम्मल तौर पर सियाह और लर्ज़ां लग रहा था। मैं खुद पर काबू न पा सका और इसे फौरन अपने बाजुओं में लेकर मजबूती से गले लगा लिया। इसके कान के करीब आहिस्ता से कहा, अक्सा सुनो,
نہ ابا جان مجھے جائیداد سے نکال سکتے ہیں اور نہ ہی اماں کو طلاق دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ اختیار ان کے پاس کبھی نہیں تھا۔ اگر وہ ایسا کرنے کی کوشش کرتے تو خود اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیتے۔ وہ حیرت سے پیچھے ہٹی اور بڑی معصومیت کے ساتھ بولی، وہ کیسے؟ وہ تو آپ کے ابا جان ہیں اور ان کے پاس ساری طاقت ہے۔ یہ گھر بھی ان کے نام ہے، سب کچھ انہی کے نام آیا ہوگا۔ اگر انہوں نے کچھ کر دیا تو آپ کی زندگی۔ اس کے ڈرے ہوئے لہجے اور سادگی نے میرے چہرے پر ہلکی سے مسکراہٹ بکھیر دی۔ میں نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے کہا، تمہیں آج شام سب کچھ واضح ہو جائے گا، تب تم دیکھو گی کہ نہ وہ مجھے جائیداد سے محروم کر سکتے ہیں، نہ اماں کو طلاق دینے کی ہمت رکھتے ہیں، اور اگر کوئی کوشش بھی کی تو آخر میں وہ خود پریشانی میں پھنس جائیں گے۔ اقصیٰ میری بات سن کر حیرت میں گھل گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے شمار سوال تھے۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ کچھ گھنٹوں میں اس کی تمام غلطی فہمیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ بار بار پوچھتی رہی، آخر بات کیا ہے؟ لیکن میں نے ایک لفظ بھی نہ بتایا۔ میں چاہتا تھا کہ حقیقت خود اس کے سامنے کھل کر بولے، کہ سچ خود اس کے سامنے ظاہر ہو۔ تقریباً 30 منٹ بعد ابا جان گھر واپس آ گئے۔ اندر قدم رکھتے ہی سیدھے اپنے کمرے میں چلے گئے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے بھی خاموش رہنا بہتر سمجھا، کیونکہ اصل بات اماں کے سامنے ہونی تھی۔ میں نے فون کر کے اماں کو بلایا اور ذہن میں طے کر لیا کہ جو کچھ کہنا ہے اسے دونوں کے سامنے ہی کہوں گا۔ اماں ہمیشہ ابا کی حمایت کرتی رہتی تھی، چاہے غلطی ان کی ہو یا کسی اور کی۔ آج میں چاہتا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ان کے شوہر نے ہمارے گھر میں کیا تباہی مچائی ہے۔ دل میں اماں کے لیے بھی ملال تھا کہ انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی مجھ سے چھپایا۔ اس دن جب میں نے سختی کی تھی انہوں نے میری بات کو نظر انداز کیا تھا، مگر دل میں خیال آیا وہ ماں ہے، شاید اس لیے یہ رشتہ بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شام کو میں نے اماں کا ہاتھ پکڑا اور قدم با قدم انہیں ابا جان کے کمرے تک لے گیا، پھر بلند آواز میں اقصیٰ کو بھی بلایا۔ کمرے میں فضا بھاری اور سنجیدہ ہو چکی تھی۔ میں نے اماں کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا، آپ کو معلوم تھا نا کہ آپ کے شوہر اقصیٰ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ آپ نے یہ دیکھا ہی ہوگا کہ وہ اسے مار پیٹ کرتے ہیں۔ اماں گھبرا گئی اور فوراً انکار میں سر ہلا دیا۔ میں نے اقصیٰ کی طرف دیکھا، وہ دھیمے لہجے میں بولی، ابا اماں کے سامنے زیادہ نہیں مارتے تھے، بس ڈانٹ دیتے تھے اور کبھی کبھار تھپڑ بھی لگ جاتے تھے۔ یہ سنتے ہی میرا دل جیسے سینے میں جم گیا۔ حیرت اور دکھ کے ملے جلے احساسات کے ساتھ میں اماں کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ کے شوہر نے میری بیوی یعنی اقصیٰ پر ہاتھ اٹھایا اور آپ نے کبھی کچھ کہا بھی نہیں۔ اماں کے چہرے پر ہلکی سی ہچکچاہٹ چھا گئی، پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولی، میں کیا کر سکتی تھی؟ نکاح کا رشتہ برباد نہ کر دیتی۔ تمہارے روکنے کے باوجود میں نے دوسری شادی کی تھی۔ خاندان والے پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں، کوئی اس کے ماضی کے قصے بناتا، کوئی عادت کا ذکر کرتا، مگر میں نے کسی کی نہ سنی۔ محبت کے بہانے میں نے خود کو دھوکہ دیا۔ وہ کچھ لمحے رکی، آنکھیں نم ہو گئی۔ شادی کے چند دن بعد پہلی بار جب اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تب سمجھ آئی کہ میں نے غلطی کی تھی، مگر کیا کرتی، میں پہلے ہی سب کے طعنے سن چکی تھی، اپنی ضد اور عشق میں اندھی ہو گئی تھی۔ اگر میں رشتہ توڑتی تو الزام صرف مجھ پر آتا۔ وہ چادر کے کونے کو مروڑتے ہوئے آہستہ بولی، اس لیے میں خاموش رہ کر سب برداشت کرتا رہا اور دل میں سوچتا رہا کہ شاید وقت کے ساتھ وہ بدل جائے، مگر حقیقت میں بدلنے والا کون بدلتا ہے؟ اماں کی آنکھوں سے بہتے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ بار بار اپنی بات دہرا رہی تھی اور میں چند لمحے خاموش کھڑا انہیں دیکھتا رہا، جبکہ اقصیٰ حیرت اور خوف کے ملی جلی جذبات کے ساتھ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ کمرے کی فضا اتنی بھاری تھی کہ سانس لینا بھی مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ اتنے میں ابا جان چیخے، دھوکہ دہی بند کرو، اگر تم نے زیادہ بولی تو تمہاری ماں کو طلاق دے کر سڑک پر پھینک دوں گا اور خاندان میں تمہارا نام بھی داغدار کر دوں گا۔ ان کی آواز میں وہی دھونس، وہی رعونت، وہی تلخی تھی جو برسوں سے اس گھر میں گونجتی رہی تھی۔ اس بار میں نے اپنے صبر کا آخری حصہ بھی کھو دیا۔ ایک پل میں آگے بڑھا اور ان کا کالر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ میری آنکھوں میں صرف غصہ نہیں بلکہ برسوں کا دبا ہوا دکھ بھی تھا۔ میں نے زور سے کہا، آج سچ سامنے آ گیا ہے اور میں اب برداشت نہیں کرنے والا۔ تم میرے ماں کے شوہر ہو سکتے ہو لیکن میرے باپ نہیں۔ انسانیت سوتیلی نہیں ہوتی۔ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں نے
जोरदार थप्पड़ इनके रुखसार पर मारे। इनका जिस्म लड़खड़ा गया और मैंने धाड़ दी, अब निकल जाओ यहाँ से। अगर खानदान में बात बनती है तो हम खुद संभाल लेंगे, लेकिन कोई और औरत, ना मेरी बीवी ना मेरी माँ, तुम्हारे हाथों नहीं आएगी। अम्मा ने लरसती हुई आवाज में कहा, मैंने गलती की थी, मैंने इसे नहीं रोका। इनके हर लफ्ज ने मेरे दिल पर गहराई से असर किया। मैं इनकी तरफ देखकर नरम हुआ भी और टूट भी गया। अम्मा की आंखों से बहते आंसू ये दिखा रहे थे कि उन्होंने कई बरसों तक तहम्मुल किया, लेकिन इस बार सब कुछ एक लम्हे में सामने आ गया। मेरे ज़हन में ख्यालात की एक लड़ी चल पड़ी। 3 बरस पहले अब्बू के इंतकाल के बाद इन्हें आंसुओं में डूबी अम्मा ने इस शख्स से निकाह किया था। खानदान ने साफ लफ्जों में खबरदार किया था कि यह आदमी बेकार है, ऐश पुरुष है, लालच इसकी रगों में दौड़ता है और इसे सिर्फ दौलत से ग़रज़ है। मगर अम्मा ने मोहब्बत का नाम लेकर सब बातें नज़रअंदाज कर दी। वो कहती थी, अजीम मुझे दिल से चाहता है, वो मुझे भी कबूल करेगा और मेरे बच्चे को भी। कुछ अरसे तक मुझे भी लगा कि शायद सबके ख़दशात गलत थे, क्योंकि वो मेरे मामलात में दखल नहीं देते थे। अम्मा ही मेरी दुनिया थी और जब तक वो मुतमईन दिखाई देती थी मैंने भी ज़्यादा सवाल उठाना मुनासिब न समझा। मगर आज हकीकत एक तेज धार खंजर की तरह मेरे सामने आ खड़ी हुई थी। वो आदमी न सिर्फ अम्मा पर हाथ उठाता रहा था, बल्कि अब अक्सा को भी अपनी दरिंदगी का निशाना बना चुका था। शायद जुल्म इसकी सरशत में शामिल था। यह कैसा नशा जिससे वो खुद को रोक ही नहीं पाता था। इसी लम्हे मैंने दिल में पुख्ता फैसला कर लिया कि जिस तरह मैंने अक्सा को इसके जुल्म से बचाया है, अब अपनी माँ को भी इस दरिंदे के साए से आज़ाद करवाऊंगा। ये सोच आते ही मैंने मोबाइल उठाया। दिल में किसी खौफ की कोई गुंजाइश बाकी न रही। मैंने पुलिस को फ़ोन करके पूरी सूरत हाल बता दी और कुछ ही देर में वो शख्स हथकड़ियों में जकड़ा हुआ घर के बाहर खड़ा था। आज पहली बार मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने अपने घर की औरतों को इस शख्स के जुल्म से वाकई बचा लिया है। इसके जुल्म की दास्तान का इख्तिमाम हो चुका था और अब इसकी बारी थी कि वो अपने किए पर पछताए और रोने लगे। थोड़ी ही देर में हमने अम्मा के लिए तलाक के कागजात पर इनके दस्तखत भी करवाए थे। जैसे ही उन्होंने वो कागजात अपने हाथों में थामे, आंखों से ये करेले की तरह आंसू गिरने लगे। ये आंसू महज दुख के नहीं थे, बल्कि इस पूरी जिंदगी के दर्द का एतराफ थे जो उन्होंने चुपचाप सहकर एक जहन्नम जैसी जिंदगी गुजारी थी, बगैर किसी को अपनी तकलीफ का पता चलने दिया। मैं बार बार खुद को कोसता रहा कि मैं कितना नालायक बेटे था जो अपनी माँ के दुख को समझ ना सका। मुझे ये भी मालूम ना हुआ कि अम्मा खुश थे या हर दिन एक नई अजियत सह रही थी। आज भी जब माजी के लम्हों को याद करता हूँ दिल कांप उठता है कि अगर मैं अक्सा की टांग पर लगे जख्म को देखकर अब्बा जान के रवैये पर शक ना करता तो शायद मेरी बीवी भी अम्मा की तरह चुपचाप जुल्म सहती रहती और इस शख्स की धमकियों के साए में अपनी जिंदगी गुजार देती। ये वाज़ा है कि घर के मर्दों को अपने घर में औरतों और बच्चों के दुखों पर नजर रखनी चाहिए। कभी कभार गलतियां बच्चों की नहीं होती, बड़े भी इतनी ही संगीन गलतियां कर जाते हैं। कई हक़ायक़ वक़्त पर ना समझे जाए तो रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाते हैं और जहां जुल्म अपने हद से आगे बढ़ जाए वहां रिश्तों की हुर्मत बरकरार रखना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। जुल्म के सामने खामोश रहना खुद अपने ऊपर जुल्म का बोझ डालने के मुतरादिफ है। ऐसे हालात में रिश्तों को बरकरार रखने के बजाय ख़त्म कर देना ही बेहतर होता है। चाहे दिल पर कितनी ही शिद्दत से दर्द क्यों ना आए, वक़्त गुजर जाने के बाद वो कभी वापस नहीं आता और इंसान के हाथ में सिर्फ पछतावे की तलख यादें रह जाती हैं और यही तलखियाँ फिर जिंदगी भर भेजा नहीं छोड़ती। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलता है अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।